हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल ऑन फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है फ्यूचर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां हम आज लेने जा रहे हैं हमारा पार्ट 3 ऑफ चैप्टर क्लाइमेट। जहां हम क्लाइमेट का चैप्टर कर रहे थे ज्योग्राफी का, तो उसी का अब हम लेने वाले पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने देखा था कि क्लाइमेट होता क्या है, वेदर क्या है, उन सबके डिफरेंसेस देखे। फिर सेकेंड में हमने ऑरिजिन देखा, और नॉट ऑरिजिन, क्लासिफिकेशन देखा कि कोपेन के जरिए कितने उसको क्लासिफाइड किया गया अलग अलग चीजों में। और अब हम देखने जा रहे हैं आज हमारा नेक्स्ट इसका पार्ट, और जिसके अंदर हम लोग लेंगे बस फोन कहते हैं ना साइलेंट पे कर देना चाहिए जब क्लास ले रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंडियन मानसून। अब हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट व्हाट इज वेदर, व्हाट इज क्लाइमेट एंड ऑल दिस थिंग। फिर हमने पढ़ा कोपेन के जरिए क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लाइमेट। फिर क्लाइमेट के अंदर अब हम जो हैं, हम जिस देश से बिलोंग करते हैं वो है इंडिया। और अब हम पढ़ने वाले हैं इंडियन मानसून के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ये हमारे प्यारे प्यारे सिलेक्टेड सितारे, ये क्वालिफाइड बच्चे सारे ऑनलाइन ऑफलाइन, और आज का टॉपिक है इंडियन मानसून। तो चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडियन मानसून क्या है, कैसा है, उसको समझेंगे कैसे ना। तो समझने का क्या तरीका है। इंडियन मानसून इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ द वर्ल्ड्स मानसून सिस्टम which primarily affects seasons, vegetation and lifestyle of the country। भाई इंडियन मानसून ही नहीं बल्कि मानसून मानसून जब भी आता है तो आपको सबको हमको सबको पता है कि उसके आते हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारे कपड़े पहनने का तरीका, हर चीज बदल जाती है। क्यों? क्योंकि हर मौसम में बदलती है। देर आर 4 सीजन होते हैं। फोर सीजन में हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, अलग अलग तरीके से खाना खाते हैं, अलग अलग तरीके का कपड़े पहनने का रखते हैं। जैसे सर्दियां चल रही है तो हम अभी क्या पहन रहे हैं, स्वेटर्स एंड ऑल दिस। लेकिन क्या हम समर में पहनते हैं? नहीं। अकॉर्डिंग टू सीजन हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो खान पान है, वो ईच एंड एवरीथिंग क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो मानसून के आने पर भी लाइफस्टाइल हो गई, हमारे सीजन हो गए, वेजिटेशन उस टाइम पे। अब जो मानसून आएगा तो मानसून में किस तरह के पेड़ पौधे होंगे, वो अलग अलग ही होंगे। जो समर में वो तो नहीं मिलने वाले, जो विंटर में वो नहीं मिलने वाले। इसी तरीके से द मानसून आर सीजनल विंड, ये एक्चुअली सीजन वाली हवाएं होती हैं, विच ब्लोज फ्रॉम साउथ वेस्ट ड्यूरिंग द समर। जो एक्चुअल में बहना कब शुरू होती है, साउथ वेस्ट से। साउथ वेस्ट का मतलब ये हमारा, लेट मी से, दिस इज द पार्ट ऑफ इंडिया। साउथ वेस्ट का मतलब हो गया ये वाला पार्ट। यहाँ से मानसून की चलती है, शुरू होती है समर के सीजन में, एंड रिवर्स इट्स डायरेक्शन ड्यूरिंग कूलर मंथ। और जब ठंडा मौसम आता है तो ये अपनी पोजीशन को क्या करती है, रिवर्स कर लेती है, वापस घूम जाती है अपनी। अब आगे देखते हैं। इन दिस एंटायर प्रोसेस इट ब्रिंग्स लार्ज अमाउंट ऑफ रेनफॉल। और इस वजह से जब समर का सीजन होता है तो हमें पता है जून तक का होता है, मई जून जो होता है लास्ट हमारा समर होता है। जुलाई से ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, हमारे यहाँ से धीरे धीरे मानसून जो होता है वो अराइव करने लग जाता है, थ्रू केरला के कोस्ट एंटर होता है। और इधर अगर हम देखें तो गुजरात वाला पार्ट, और इधर जो हमारा कोरोमंडल कोस्ट है ये इसमें आ जाता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से जैसे ही स्टार्ट होना शुरू होता है, साउथ वेस्ट से शुरू करेगा, तो साउथ वेस्ट से आते आते ही अपने साथ में लार्ज अमाउंट क्या लेकर आता है, बारिश लेकर आएगा। बहुत सारा रेनफॉल लेकर आता है कंट्री के अंदर, और स्पेशली इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई। अराइवल अराइवल हो गया ना, आना शुरू हो गया तो अपने साथ बारिश तो लेकर ही आएगा। Indian monsoon is such a complex phenomena that till now no concrete explanation for its entire mechanism available। यानी इतना कॉम्प्लिकेटेड है इसको समझाना, इसको बताना, इसको एक्सप्लेन करना कि आप बता ही नहीं सकते कि एक्चुअल में इसका सही तरीके से एक्सप्लेनेशन देना आज भी पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है, नहीं पता कि एग्जैक्टली कैसे आता है, क्या रीजन होता है, किस वजह से ये आ रहा है, किस वजह से ये बन रहा है। चलिए अब आते हैं ओरिजिन ऑफ मानसून, कि मानसून आया कब था, मतलब शुरू कब हुआ था। इसका ओरिजिन का वैसे एग्जैक्टली मीनिंग होता है उत्पत्ति, यानी जन्म कब हुआ, इसका कब अराइवल हुआ था भारत के अंदर, कब इसका नामकरण किया गया। थर्मल थ्योरी बाय हैले। तो इसकी पहली थ्योरी जो है वो थर्मल थ्योरी है, जो हैली ने दी थी। 1686 की बात है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मानसून जो होता है इज द एक्सटेंडेड लैंड। ये एक्चुअली एक्सटेंडेड लैंड और सी ब्रीज होती है जो गिगेंटिक स्केल पर, यानी बड़े पैमाने पर क्या करती है, उठती है, बड़े पैमाने पर उठती है। सनरेज फॉल वर्टिकल, इसमें जो सनरेज होती है वो सीधा वर्टिकली पड़ती है ऑन द नदर्न हेमिस्फेयर। ये हमारा अर्थ है, इसके नदर्न हेमिस्फेयर पे क्या करती है, सीधा सनरेज वर्टिकल पड़नी शुरू हो जाती है। देखिए इस कॉन्सेप्ट में जो था, मानसून जो है एक्सटेंडेड, ये कहता है कि लैंड से एक्सटेंडेड, और सी ब्रीजेस जो होती है वो बड़े बड़े स्केल पर, यानी गिगेंटिक का मतलब होता है ह्यूज स्केल, यानी बड़े पैमाने पर जो होती है आती हैं। और समर्स के अंदर जो सनरेज होती है वो पूरा वर्टिकली पड़ जाती है नदर्न हेमिस्फेयर पर, विच क्रिएट्स लो प्रेशर इन द, और जिसकी वजह से लो प्रेशर बढ़ता है।
क्योंकि सूरज की किरणें जैसे ही पड़ती हैं तो जो वेपराइजेशन होता है वो उसकी वजह से हवा क्या हो जाती है, हल्की, और नतीजा क्या होता है, नतीजा ये होता है कि प्रेशर लो होना शुरू हो जाता है। ड्यू टू दिस लो प्रेशर द ट्रेड विंड्स फ्रॉम दी सदर्न हेमिस्फेयर, तो सदर्न हेमिस्फेयर से जो ट्रेड विंड्स आ रही होती हैं आफ्टर क्रॉसिंग, जैसे ही वो उसको क्रॉस करती है इक्वेटर को, क्योंकि ये हमारा इक्वेटर है, जैसे इक्वेटर को क्रॉस करके वो कहां पर आती है, राइट वर्ड में टर्न होती है और ब्लो टूवर्ड्स और इंडिया की तरफ आना शुरू कर देती हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, और तब हमारे यहाँ पर शुरू होता है साउथ वेस्ट मॉनसून अराइवल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। विंटर के अंदर ये मैकेनिज्म जो होता है रिवर्स होता है, यानी वापस उल्टा चलता है, एज सन शिफ्ट्स अपैरेंटली टुवर्ड्स साउथ, क्योंकि इस समय सन की पोजीशन कहाँ चली जाती है, साउथ की तरफ, अदरवाइज सन की पोजीशन कहाँ रहती है, हमेशा नॉर्थ साइड या ईस्ट साइड में रहती है। However, this theory is not accepted universally, लेकिन हालांकि सच बात तो ये है, ये जो हेलीज का जो एक्सप्लेनेशन दिया था, इस एक्सप्लेनेशन को काफी सारे लोगों ने नकार दिया था। उन्होंने बोला नहीं भाई, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सच नहीं हो सकता, इसको हम नहीं मान सकते। देखते हैं अगला कौन था, लैंड एंड, अब आते हैं सी ब्रीज। अब लैंड और सी ब्रीज का रिलेशनशिप क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ मॉनसून, की जमीन और जो समुद्र है, समुद्र की ब्रीज, ब्रीज क्या होती है, हवा, यानी विंड में और ब्रीज में डिफरेंस होता है। ब्रीज होती है मंद मंद चलने वाली एक हल्की सी ठंडी सी हवा, और हवा नहीं होती, उसको झोंका कहते हैं ना, हवा का झोंका जो लगता है वो होती है ब्रीज, और हवा होती है जिसकी फुल स्पीड होती है, एक कंसिस्टेंसी होती है, और लगातार ये कभी तेज भी हो सकती है और कभी बहुत धीरे भी हो सकती है, स्पीड इसकी वेरिएशन होती है। लैंड एंड सी ब्रीज की बात करते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय में लैंड जो होती है गेट्स हीटेड अप, ये लैंड जो होती है बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, बहुत जल्दी गर्म होती है, एज देन द सी, सी के बजाय, क्योंकि सी के अंदर क्या होता है, पानी के अंदर जब तक वो पेनिट्रेट करके जाती हैं तब तक उनका जो वार्मिंग लेवल होता है वो अपने आप क्या हो जाता है, डाउन, क्योंकि सी जो है वो फैंथम लेस है, जबकि लैंड जो है जैसे ही वो टकराती है, टकराते ही जमीन उसको टच होने लग जाती है, तो इसलिए उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता। लो प्रेशर होने की वजह से, डेवलप होने की वजह से लैंड के अंदर रिलेटिवली हाई प्रेशर जो होता है वो कहाँ आ जाता है, सी में। जमीन पे लो प्रेशर है तो सी में कैसा हो जाएगा, हाई प्रेशर। द मूवमेंट जो होता है रिलेटिवली कूल एयर फ्रॉम सी, तो अब ये हम लोग भी अच्छे से जानते हैं कि ज्यादातर जो ठंडी हवा है वो सी ब्रीजेस के थ्रू आती है, सी के पास होंगे वो ज्यादा ठंडे रहते हैं, और जैसे जैसे दूर होते जाएंगे सी से डिफरेंस होगा लैंड का, वो इलाका वहां पर क्या होता रहेगा, गर्म होता रहेगा। तो रिलेटिवली कूल एयर, तो ये क्या होता है, कूल एयर फ्रॉम सी टू लैंड, तो जब ठंडी हवा समुद्र से जमीन की तरफ जाती है प्रेशर की वजह से, तो नोन एज सी ब्रीज, तो वो ठंडी हवा के झोंके क्या कहलाते हैं, सी ब्रीज कहलाते हैं। ठीक है, आफ्टर सनसेट, जैसे ही सनसेट होता है, लॉस ऑफ हीट थ्रू आउटगोइंग लॉन्ग वे रेडिएशन इज मोर एंड रैपिड इन लैंड एज कंपेयर टू द एडजेसेंट सी, वहीं पर जैसे धीरे धीरे सन सेट का मतलब क्या होता है, सूर्यास्त होने लग जाता है, तो हीट धीरे धीरे कम होती है, और जो बड़ी बड़ी रेडिएशंस होती हैं वो रैपिडली क्या होते हैं, लैंड से कंपेयर होते होते सीधे कहाँ चली जाती है, सी में, और ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है। अब जो विंड होती है, अब देखो यहाँ ब्रीज नहीं किया है, यहाँ पर क्या लिखा है उसने, विंड, अब यहाँ हवा हो गई वो, और उसकी तेजी होती है, और जो लैंड से कहाँ जाती है, सी की तरफ जाती है, तो वो तेजी से चलने वाली को हमने क्या दिया है, लैंड ब्रीज। तो ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, समुद्र से अगर हवा कहाँ जा रही है, झोंका कहाँ जा रहा है, लैंड की तरफ, तो वो क्या कहलाएगा, सी ब्रीज, और लैंड से कहाँ आ रहा है वापस, समुद्र की तरफ आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, सी ब्रीज, सॉरी लैंड ब्रीज। अब आते हैं डायनामिक थ्योरी बाय फ्लॉन। फ्लॉन ने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मॉनसून एग्जिस्ट नॉट बिकॉज ऑफ लैंड एंड सी ब्रीज, उसने कहा ये दो चीजें अकेली जिम्मेदार नहीं है भाई, मॉनसून के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, rather due to an annual migration of pressure belts and planetary winds, जबकि उसने कहा है प्लैनेट के ऊपर, क्योंकि अर्थ एक प्लैनेट है, और इस प्लैनेट पे चलते चलते बहुत सारे अलग अलग बेल्ट्स बनते हैं, प्लैनेटरी विंड्स होती हैं, ये सब भी क्या करती हैं, सन जब शिफ्ट होता है तो इन सब में भी क्या होता है, फर्क देखने को मिलता है, और इसकी वजह से भी क्या होता है, मॉनसून आता है। इन समर में ITCZ, जिसको हम लोग मॉनसून ट्रॉफ भी कहते हैं, शिफ्ट टुवर्ड्स द नॉर्थ, ये नॉर्थ की तरफ हो जाता है, ठीक है, और नॉर्थ converging south and southeast Asia within ITZ there is a belt of doldrum characterized by equatorial westward। अब इसने बोला है कि जो नॉर्थ की तरफ कवर करते करते साउथ पे आता है, और साउथ ईस्ट एशिया जो होता है, जो ITCZ के अंदर आता है, वहां पर एक बेल्ट बनना शुरू होता है, जिससे वेस्टर्लीज में इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज बननी शुरू हो जाती है। ड्यू टू दिस शिफ्ट, ये जो शिफ्ट होता है इक्वेटोरियल वेस्टर्लाइज आर एस्टैब्लिश ओवर दिस एरिया, तो इस एरिया पे एक प्रेशर क्रिएट होता है जो कि साउथ वेस्ट मॉनसून बन जाता है। यानी कुल मिला के हेली का एक कॉन्सेप्ट जो था वो तो सच साबित हो रहा है कि साउथ वेस्ट है मॉनसून, इंडिया में कहां से आता है, साउथ वेस्ट से, दोनों जनों का हुआ। ड्यू टू साउथवर्ड की शिफ्ट की वजह से विंड और प्रेशर के बेल्ट जो होते हैं
23 सितंबर के बाद नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स के साथ में रीएस्टैब्लिश होते हैं और फिर साउथ ईस्ट एशिया पे जाते हैं। ये वाली बात उसने भी बोली थी कि साउथ ईस्ट एशिया की तरफ आ जाएंगे और विद इन हाई प्रेशर। कैसे प्रेशर से आएंगे? हाई प्रेशर। सेम वही बात हो गया, कॉन्सेप्ट अलग है, लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज किया गया। ये जो हवाएं होती हैं फिर ये लो प्रेशर एरिया से क्या करती हैं, ओशियन के नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है मानसून विंटर में, और फिर वहां मानसून और आर डिवॉइड ऑफ वाटर कंटेंट में धीरे धीरे पानी की कमी आ जाती है, यानी ह्यूमिडिटी कम होती रहती है, पानी का मॉइस्चर उड़ जाता है। अब इंटर ट्रॉपिकल यानी ITCZ जो हम बात कर रहे थे वो है क्या? ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होते हैं। ये एक्चुअल में एक बेल्ट होता है लो प्रेशर का विच एनसर्कल्स द अर्थ, जो अर्थ को एनसर्कल करता है, चारों तरफ से घेरता है। खासकर कहां? जब अर्थ का इक्वेटर है वहां पर, ठीक है, इक्वेटर वेयर द ट्रेड विंड्स ऑफ नदन, जहां पर नदन और सदन हेमिस्फेयर की जो ट्रेड विंड्स है वो कन्वर्ज होती है, यानी आपस में क्रॉस होती है, मतलब चलती हैं, बदलती हैं। It is characterized by convective activity which often generates vigorous thunderstorm, जिसकी वजह से अक्सर यहाँ पर बहुत घनी क्या कह सकते हैं, थंडरस्टॉर्म का मतलब बिजली की कड़कड़ाहट सुनने को मिलती है आपको लार्ज एरिया पे। इट इज मोस्ट एक्टिव ओवर, सबसे ज्यादा कॉन्टिनेंटल लैंड मासेस और लेस ओवर द ओशन। ये जमीन पे ज्यादा गड़गड़ाएगा, यानी ज्यादातर अगर आपको थंडर सुनने को मिलेगा तो जमीन पे ज्यादा सुनने को मिलता है रेदर देन कहाँ पर, सी के बजाय। हम भी जानते हैं सी में इतना, आप भी सुनते हैं ना, सेलर्स वगैरह क्या करते हैं, वो तूफान पानी का देखते हैं, उनको वहां पर इतनी बिजली की कड़कड़ लेकिन आवाज नहीं सुनाई देती, लेकिन हमें जमीन पर उसकी बिजली के साथ साथ क्या होती है, उसका थंडर स्टॉर्म भी सुनाया देता है। अब ट्रेड विंड क्या होती है? ट्रेड विंड्स जो है ब्लो स्टडली, ये सीधी बहने वाली टुवर्ड्स इक्वेटर की साइड में आती है, जो फ्रॉम नॉर्थ से लेकर ईस्ट की तरफ जाती है नदर्न हेमिस्फीयर में, एंड फ्रॉम साउथ ईस्ट से लेकर जाती है सदर्न हेमिस्फीयर में। इनका रास्ता कैसा हो गया, एक का इधर से और एक का उधर से। these winds blow between 5 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड, ये दोनों में होती है। 5 डिग्री, जैसे आपने देखा होगा ये अर्थ है, ये इक्वेटर, इक्वेटर को 0 डिग्री मानते हैं, ऊपर चलता रहता है, तो ये 15 डिग्री 30 डिग्री, तो ये 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक में यहाँ नॉर्थ, और यहीं पर नीचे वापस से साउथ में, तो साउथ के 30 डिग्री तक लैटिट्यूड तक ये क्या करते हैं, विंड हवाएं चलती हैं। जेट स्ट्रीम थ्योरी बाय पी, अब हमने दो का देखा, पहला हमने हैली का देखा, फिर हमने फॉन का देखा, अब हम देख रहे हैं पी कोटेश्वरम का, यानी इनका नाम से पता लग रहा है कि इंडिया के है ना, नाम से तो दिख रहा है साउथ इंडियन है। ही एस्टैब्लिश्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द मॉनसून मैकेनिज्म विद टू कॉन्सेप्ट। अब इन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए, इन्होंने उन सब की बातों को छोड़ा, इन्होंने कहा दो कॉन्सेप्ट है। अब वो दो कॉन्सेप्ट क्या है? एटमॉस्फेरिक कंडीशंस प्रिवेलिंग ओवर तिब्बतियन प्लेट्यू, तिब्बत का जो प्लेट्यू वहां पर किस तरह का एटमॉस्फेरिक कंडीशन आता है, और दूसरा ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, और जो ट्रॉपिकल में ईस्टर वे में जेट स्ट्रीम चलती है। अब जेट स्ट्रीम हमने देखेंगे आगे क्या डेफिनेशन है, लेकिन फिलहाल ये देखते हैं दो कॉन्सेप्ट्स को। जेट स्ट्रीम थ्योरी अब क्या है? आफ्टर 23 सितंबर के बाद साउथ की तरफ जब धीरे धीरे सन क्या होता है, शिफ्ट होना शुरू हो गया, यानी साउथ में जाना शिफ्ट हुआ, तो एक्सटेंशन ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो होती है वो टेक प्लेस, वहां पर 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर जेट स्ट्रीम बननी शुरू होती है। सब ट्रॉपिकल रीजन जो होता है हिमालयाज का, ये जेट स्ट्रीम जो होती है ये बाइफर्केटेड होती है, यानी कि ये दो ब्रांचेस में बढ़ जाती है आगे। वन तो जो एक होती है वो नॉर्थ में हिमालयाज की तरफ बहती है, जबकि दूसरी सदर्न ब्रांच होती है जो कि रेफर्ड होती है सब ट्रॉपिकल जेट में, फ्लोज अलोंग द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक, जो शिवालिक और एस्टैब्लिश करती है एक नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो गंगा का मैदान भी बनाता है उस पे भी, यानी इन सब के ऊपर क्या करती है, कवर करने, यानी धीरे धीरे बारिश जो है वो इंडिया में एंटर होनी शुरू हो जाती है। The presence of subtropical jet is upper atmosphere intensifier the subsidence of the dense air mass over the surface, leading to development of high pressure conditions over the whole region from where divergence of winds take। और जहां से हवाओं का डाइवर्जन हुआ है तो वहां पर क्या करते हैं, सब ट्रॉपिकल जेट बनती है जो अपर एटमॉस्फेयर में इंटेंस होती है, बहुत घनी होती है, डेंस होती है, भारी होती है सरफेस से, और जो अपना धीरे धीरे हाई प्रेशर कंडीशन चलाती है। इन जो हवाओं को कहते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून। ये जो ब्रांच होती है जो बे ऑफ बंगाल के ऊपर, और पिकअप द मॉइस्चर, ये यहाँ से मॉइस्चर लेती है, और जिसकी वजह से कोरोमंडल कोस्ट और नॉर्थ ईस्ट के अंदर मॉनसून आता है, यानी बारिश होनी शुरू हो जाती है। अब जेट स्ट्रीम थ्योरी ड्यूरिंग समर, हमने विंटर की पढ़ी, अब हम समर की देख रहे हैं। आफ्टर 21 मार्च के बाद में विद द नॉर्थवर्ड शिफ्ट ऑफ सन, जैसे ही नॉर्थ की तरफ सन शिफ्ट होता है, व्हेन सोलर इन आइसोलेशन, जो इंसोलेशन होता है बिकम वर्टिकल, यानी सीधा सूरज बिल्कुल पड़ रहा होता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थवर्ड की तरफ ITZ यानी हमारा जो इंटर था वो चेंज होना शुरू हो जाता है। तो दिस शिफ्ट, ये जो शिफ्ट होता है सब ट्रॉपिकल जेट टे का, ये होता है हीटिंग ऑफ तिब्बतियन, जब तिब्बत का जो प्लेट्यू, तिब्बतियन जो प्लेट्यू है वो गर्म होना शुरू हो जाता है।
तो स्ट्रॉन्ग कन्वेक्टिव करंट्स जो होती हैं वहां पर बढ़ती हैं और वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो होती है अपर ट्रोपोस्फेयर में आती है। नॉर्थवर्ड मूवमेंट करेंगे तो जेट स्ट्रीम जो है आरटीजीजेड में जाएगा, मूव्स अप 25 डिग्री नॉर्थ में चलना शुरू होता है, कॉन्सिक्वेंटली एक इंटेंस लो प्रेशर जोन बनता है यहाँ पर और गिगेंटिक प्लेन आता है। द प्रेशर ग्रेडियंट दस अट्रैक्ट, तो यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो अट्रैक्ट करता है हवा को डिफरेंट डायरेक्शन से और लो प्रेशर की तरफ फिल करता है। तो साउथ ईस्ट की जो विंड्स हो गई वो इक्वेटर को क्रॉस करेंगी और फिर उसके बाद क्रायोलिसिस फोर्सेस और ट्रांसफॉर्म करके साउथ वेस्ट मानसून आना शुरू हो जाता है। आफ्टर कंडक्टिंग वेरियस एक्सपीडिशन, यानी काफी सारे एक्सपीडिशन करने के बाद, लार्ज अमाउंट ऑफ साइंटिफिक डाटा, ज्योग्राफर्स जो है उन्होंने कहा है व्यू कि भाई मॉनसून मैकेनिज्म जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं समझाया जा सकता, इस चीज को ध्यान रखें। तो ठीक है, फाइनली इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हमें यही पता लगा कि इस टॉपिक को जो है अभी भी यूनिवर्सली एक कॉन्सेप्ट से हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो आज के हमने 3 कॉन्सेप्ट देखे थे, उन 3 कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि साउथ वेस्ट मानसून बनता कैसे। तो साउथ वेस्ट मानसून बनने के 3 जो रीजन थे, एक हैली का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, फलावन का देखा और पी साहब का देखा, जिसमें हमने देखा कि भाई तीनों के कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं, बस थोड़ा सा उनको टर्म्स जो है वो अलग अलग दे रखी है। तो आज का टॉपिक इतना ही रहेगा, कल फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।